हाय एवरीवन, सो माय नेम इज स्नेहा सिंह और आज हमारे साथ दीपक कुमार सर हैं जिन्हें पीडीके सर नाम से भी जाना जाता है। ही इज द को-फाउंडर ऑफ द पाठशाला इंस्टीट्यूट रांची और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल से। सर, तो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका कॉलेज का? कॉलेज का एक्सपीरियंस तो काफ़ी जॉली था, जॉयफुल था। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट लाइफ में एंजॉय करते हैं लाइफ को, वैसा हमने भी किया। वहाँ का जो माहौल था बहुत ही कंड्यूसिव था। प्रोफेसर्स भी काफ़ी फ्रेंडली रहते थे। कोई वैसा टीचर प्रोफेसर वाला जो एक डिसिप्लिन्ड रिस्ट्रिक्टेड माहौल होता है, ऐसा नहीं था। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया। बगल में ही मसूरी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, तो हमने वहाँ भी घूमा। तो हिमालय की वादियों में है उत्तराखंड, जी। तो वहाँ का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा था, खुशनुमा था। तो हर फ्रंट पे अगर आप बोलेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस एट IIT रुड़की was something which I will always cherish in life. And even the quality education provided there has make me realize what a strong transformative power a good quality education holds for anyone. और कहीं ना कहीं IIT रुड़की का भी इम्पोर्टेंस है कि मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया है जी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आप क्यूरियस माइंड्स के साथ जो एंगेज करते हैं, जो नॉलेज शेयर करते हैं बीइंग एन एजुकेटर, तो बहुत एनलाइटनिंग होता है। आपको बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग देता है कि आपने किसी के लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव रोल लाया है, कहीं ना कहीं उसके लाइफ को चेंज किया है, डायरेक्शन दिया है। और यही था वजह कि मैंने इस पैशन को, स्पेशली फिजिक्स जो है क्लोज टू हार्ट रहा है मेरा हमेशा से। इसका एक वजह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो मैंने बीटेक किया है, वो भी एक वजह आप मान सकते हैं कि फिजिक्स के प्रति जो मेरा प्यार था वो बढ़ा। और साथ में ये जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन का जो मोड था, जिससे मैं काफ़ी अट्रैक्टेड था, ये सब मिल के अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं कि मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया। ओके, नाइस। सर, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपका जर्नी कैसे रहा है अभी तक का, और आपका पाठशाला में क्या रोल है और क्या चीज़ है, वैसे सब कुछ बताइए अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच एन इंटरैक्टिव सेशन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉलेज के दिनों से मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और पाया कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ एंगेज करना एकेडमिकली, पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता था, अच्छा लगता था। और उनके समस्याओं को सुनना, उनके क्यूरियस माइंड्स में जो क्वेश्चंस आते थे उसको डील करना, फिर उससे मोटिवेटेड भी हो जाना कि कई बार अच्छे आइडियाज़ उनके तरफ से आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये लाइफ के लिए स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है मेरे लिए। और इसीलिए मैंने क्या किया कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIT रुड़की मैंने अपनी इस पैशन को, जो फिजिक्स के प्रति पैशन जो था मेरा, उसको और बच्चों के प्रति जो लगाव था उसको मैंने कंबाइन किया और मैंने चूज किया कि मैं IIT JEE प्रिपरेशन के लिए एजुकेटर के रोल में रहूँगा। तो मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि एजुकेटर कई मायनों में बाकी प्रोफेशन से काफ़ी अलग है। Being an educator gives you an opportunity to transform the lives of lakhs of students. True. Not only career-wise, आप उन बच्चों का कैरियर तो भविष्य तो बनाते ही हैं, साथ में जो उनके परिवार और उनके जो कम्युनिटी में जो उनके सक्सेस से जो एक मोटिवेशन जो प्रोपागेट होता है पूरे सोसाइटी में, उससे कई लोग और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना शुरू करते हैं और वो भी सक्सेसफुल होते हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक एजुकेटर जो होता है कई लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करता है और कहीं ना कहीं उनके सक्सेस स्टोरी का वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है। जी, बिल्कुल। और रही बात पाठशाला के जर्नी का, तो 2019 तक टिल 2019 आवर टीम वाज अ पार्ट ऑफ FIITJEE रांची। इनफैक्ट वी वेयर एसोसिएटेड विद FIITJEE रांची अंडर डिफरेंट असाइनमेंट्स। For example, we were head of the departments of either physics, chemistry or maths, and some of our members were mentors there who were mentoring the students for different kind of examinations.
तो उस समय हमने आइडेंटिफाई किया कि जो जेई का प्रिपरेशन है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, कमियां हैं। जो नंबर 1 ड्रॉबैक था वो था अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का होना अलग पॉइंट है, बट अफोर्डेबिलिटी भी एक हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फीस भी मायने रखता है, स्पेशली ऑफलाइन सेगमेंट में। ऑनलाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन सेगमेंट में फीस एक मेजर इशू रहा है। तो हमने उस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया और बहुत हद तक हमारे जो पाठशाला रांची का जो आइडिया था उसमें ये पॉइंट नंबर 1 अफोर्डेबल फीस एक ड्राइविंग फोर्स रहा है, एक ड्राइविंग एजेंडा रहा है। एक और चैलेंज जो हमने फील किया वो था एब्सेंस ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। कोचिंग में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन ऐसा देखा गया है अक्सर कि कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और उस रैट रेस में बहुत सारे एवरेज बच्चे जिनको ट्रेनिंग देके इम्प्रूव कराया जा सकता था वो पीछे छूट जाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि उन बच्चों का जो रियल पोटेंशियल है वो कभी निखर के सामने नहीं आता। तो हमने इन 2 पॉइंट्स, इन 2 चैलेंजेस को इनफैक्ट आइडेंटिफाई किया, और इनफैक्ट यही 2 पॉइंट हमारे पाठशाला इंस्टीट्यूट के ओपनिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स भी रहा है। और दैट्स व्हाई वी डेवलप्ड अ थीम व्हिच आई वुड लाइक टू कोट, एवरी चाइल्ड मैटर्स, द पाठशाला केयर्स। नाइस कोट। तो सर आप थोड़ा बच्चों के लिए क्लास 10th जो अभी पार कर रहे हैं वो लोग आगे चल के जेईई प्रिपरेशन के लिए कैसे क्या क्या चीज करें, आप थोड़ा वो लोग के बारे में बताइए। अगर हम इसको थोड़ा साइंटिफिकली एनालाइज करें कि होता क्या है कि क्लास 10th तक बच्चों का ज़्यादा फोकस होता है बोर्ड में मार्क्स लाना, और बोर्ड में मार्क्स लाना थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, बच्चे याद करने पे ज़्यादा जोर देते हैं। जबकि 10th के बाद जो जेईई का प्रिपरेशन है वो टोटली आईक्यू बेस्ड हो जाता है। उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, उसमें आपको कॉमन सेंस ज़्यादा यूज करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो फैक्टर्स क्लास 10th तक बहुत मायने नहीं रखते थे वो अब काफ़ी ज़्यादा प्राइम रोल प्ले करेंगे। एक पॉइंट नंबर 2 जो है वो है सिलेबस। आप देखते होंगे अक्सर जो 10th तक बच्चे होते हैं काफ़ी कूल होके बहुत हल्का सा पढ़ाई करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं बोर्ड में, क्योंकि सिलेबस कम होता है। बट एक ड्रास्टिक, हम तो कहेंगे टेक्टोनिक शिफ्ट होता है 10th के बाद। अचानक से उनका सिलेबस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई बच्चे जिनका स्टडी आवर्स पहले उतना नहीं था वो ओवरलोडेड फील करते हैं कोप अप करने में कि कैसे अब इतना सा सिलेबस को कवर करें, और कैसे अचानक से जो 2 घंटे पढ़ते थे हम तो अब 8 घंटे पढ़ना होगा। तो एक साइकोलॉजिकल सेटबैक भी वो फील करते हैं। तो ये एक चैलेंजेस हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको उनको टैकल करना होगा यदि वो जेईई प्रिपरेशन ऑप्ट करते हैं। तो इन चैलेंजेस को टैकल करने का कुछ स्मॉल स्टेप्स भी हैं। अगर उनको गाइड किया जाए प्रॉपरली तो बहुत अच्छा स्टेप्स भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मेजर दिक्कत पेरेंट्स के साइड से भी होती है और बच्चों के साइड से, कि बोर्ड एग्जाम जब खत्म होता है उसके बाद थोड़ा लंबा ड्यूरेशन का वो ब्रेक लेते हैं, हॉलीडे, थोड़ा सा छुट्टियां मनाते हैं, कुछ ये स्ट्रेच आउट हो जाता है। उससे होता क्या है कि जब वो वापस आते हैं और अपने कैरियर को लेके फोकस करते हैं तो पता चलता है कि बहुत अच्छा खासा टाइम जो वो यूज कर सकते थे इनिशियल डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा सा यूज टू होने के लिए माहौल में, वो खो देते हैं और वो सीधे एक झटके में पूरा एक्सेलेरेटर दबा के सब कुछ पढ़ना चाहते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, और उनके मेंटल स्ट्रेस पे भी बहुत बड़ा मतलब होता है ना, वो लोडेड फील करते हैं। तो मेरा सजेशन है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंजॉय फॉर एट मैक्स 1 वीक। 1 वीक तक आप रिलैक्स करें आफ्टर बोर्ड, देन डिसाइड व्हाट टू चूज, वेयर टू गो, और आपको जहाँ पे भी ट्रस्ट फील हो, जिस भी प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप अपने आप को एनरोल करा लें, ताकि आपको समय रहते एक एडजस्ट करने के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि आपको वहाँ अर्ली इनपुट्स मिलेगा। दूसरों से पहले आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, क्लासरूम में कितना टाइम बिताना है, स्टडी आवर्स जो पहले कम था उसको पढ़ाने में आपको मदद मिल जाएगा। तो स्लोली जब आपका सिलेबस पीक पकड़ेगा, स्पीड अप होगा, तो उस समय तक आप बहुत कूल फील करेंगे और बहुत नेचुरल वे में आपका स्टडी का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। ट्रू।
सर जैसे कि सब कोई बोलता है क्लास 10th के बाद क्लास 11 बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट रहता है स्टडीज के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो स्टूडेंट बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस फेस करते हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं क्या क्या रहते हैं वो? जी बिल्कुल। और सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि ये जो ट्रांजिशन होता है बच्चों का, क्लास 10th बोर्ड के बाद क्लास 11th में आना जी। और फिर जेई का प्रिपरेशन की ओर फोकस देना, इसमें एक मेजर चैलेंज क्या है, वो है कि अचानक से बच्चे रोट लर्निंग के अप्रोच से ट्रांजिशन करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। अचानक से इतने सारे डायमेंशंस पे वो वर्क करना शुरू करते हैं, जबकि क्लास 10th तक का जर्नी उनका काफी इजी होता है। चीजों को याद करना है, एग्जाम में रटा हुआ चीज ही लमसम लिख के आ जाना है, बहुत कम सिलेबस है, तो पढ़ने का जो स्टडी आवर्स है वो भी काफी कम होता है क्लास 10th तक। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे ही आप क्लास 11th में आते हैं, पॉइंट नंबर 1, एक तो आपको पूरा एनालिटिकल थिंकिंग, IQ बिल्ड करना है जी। सिलेबस भी कई गुना ज्यादा बढ़ेगा आपका, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। फिर अब इसको लेके क्या करना होगा, ये तो चैलेंज हो गया। सही है। एक और साइकोलॉजिकल चैलेंज आता है कि जैसे ही बच्चे ये दो चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अब हमको तो बहुत ज्यादा सिलेबस टैकल करना है जी, और ऊपर से एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करना है, तो वो उनको स्ट्रेस आना शुरू होता है। वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हैं कि अब हाउ टू टैकल दिस चैलेंज। तो मैं कहूँगा कि कुछ खास इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, आप अपना पीस मेंटेन रखें मेंटल, और जो 2-3 मेरे एडवाइस हैं काइंडली उस पर फोकस करें। पॉइंट नंबर 1 कि अक्सर बच्चे 10th बोर्ड के बाद, CBSE या ICSE बोर्ड के बाद कुछ लंबे समय तक एंजॉय करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। तो मेरा हर जागरूक पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली डू दिस एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ वीक, एंड देन कम बैक टू द सीरियस बिजनेस। दैट इज कि अब आप बच्चे को एक प्रॉपरली रिनाउंड इंस्टीट्यूट, मैं पाठशाला रांची को भी उसमें मानता हूँ कि वो है, बिल्कुल आपको जहाँ कहीं भी फेथ हो जिस इंस्टीट्यूट में, वहां पे अपने बच्चे को अर्ली एनरोलमेंट करा दें, ताकि उन्हें अर्ली इनपुट्स मिल सके और बहुत सारे चैलेंजेस इंस्टीट्यूट, उनके फैकल्टी और बच्चे मिल के टैकल करें, ताकि सारा लोड बेचारे स्टूडेंट्स न झेलें। जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोली अपने डेली रूटीन को इम्प्रूव करें। जो स्टडी आवर्स आपका बहुत कम था, 2 घंटे था, 1.5 घंटे भी हो सकता है, उसको स्लोली, जो शुरुआती डेज में जब बाकी बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे CBSE बोर्ड के बाद, उसमें पहला 1 महीना अपने आप को पर्सनली डेवलप कर ले, ताकि आप में आदत हो जाए 6 घंटा 7 घंटा आराम से एक जगह बैठ के पढ़ने का। जी। इससे उनका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बिल्कुल। अब आते हैं हाउ टू टैकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो भी बहुत काफी हद तक मायने रखता है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या था, वास्ट सिलेबस और स्टडी आवर्स, उनका सॉल्यूशन हमने दे दिया। जी। अब एक प्रॉब्लम आता है कि जब वो प्रिपरेशन का जर्नी शुरू करते हैं, उस समय जब वो बहुत अच्छे से जोश में शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं, अचानक से धीरे धीरे जब उनको लोड फील होना शुरू होता है, क्योंकि सिलेबस बढ़ता रहता है, नई नई चीज सीखना है डेली, कल X अमाउंट सीखना था, 2X सीखना है, तीसरे दिन 10X सीखना है, देन चिल्ड्रन जो है, स्टूडेंट्स जो है, एक फेज ऑफ लाइफ में एंटर करते हैं जिसको कहते हैं बर्नआउट, कि वो फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। जी। तो इसका एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि वो अपने वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले। ठीक है, इसको लोग पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं, कि अपने वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले और उन टुकड़ों को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें, और फिर से एक छोटा सा ब्रेक ले लें, रिलैक्स कर लें, फिर 10-15 मिनट बाद बैक टू स्टडी। इसमें क्या होगा कि उनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने इतने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर लिए और इतना लाइट वे में। जी। तो ये उनको जो है बर्नआउट फील करने में मैंने सजेशन दिया, पोमोडोरो टेक्निक। एक और इशू आता है, वो भी क्वाइट रिलेटेड है, वो है इशू ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालने का इशू, कि आज नहीं करते हैं, कल दिन शुभ मुहूर्त होगा या परसों होगा, परसों माइंड फ्रेश होगा तो थोड़ा सा हम पूरा जोश में तैयारी करेंगे। एक्चुअल में क्या है ना, ये एक बहुत साइकोलॉजिकल
डिफेक्ट है जो हम लोग खुद ही डेवलप करते हैं हाँ। चीजों को टालने के लिए, ताकि हम रिलैक्स फील कर सके, अपने काम से बचने का एक तरीका है। तो ऐसा इसलिए भी होता है कई बार क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जो टारगेट बना रखा है अपने मन में, उसको बहुत बड़ा समझ रखे हैं। सही बात है। इसलिए वो उस वर्क को छूना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो चीजों को क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। तो बेटर आई रिपीट कि बड़े बड़े ड्रीम्स को छोटे छोटे अचीवेबल टुकड़े में तोड़ दें, टारगेट्स में तोड़ दें और उनको अचीव करें विद द हेल्प ऑफ पोमोडोरो टेक्निक जी, घड़ी के साथ इफेक्टिवली कंप्लीट करें, शॉर्ट ब्रेक लें, एंजॉय करें। और यदि कभी भी आपको कंपटीशन को लेके फियर है, बिकॉज आई नो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं टैलेंट में, आईक्यू में, बट दे हैव अ फियर ऑफ कंपटीशन। उन्हें ऐसा लगता है कि इस देश में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने राज्य हैं, हर राज्य में इतने अच्छे अच्छे मेट्रो सिटीज हैं, इतने बच्चों के बीच मैं ही क्वालिफाई करूंगा, इसकी क्या गारंटी है। तो ये एक तरह का सेल्फ डाउट है। दिस इज द बिगेस्ट क्राइम आई विल से एज अ टीचर, कि किसी भी स्टूडेंट को ही नहीं, हर आदमी को इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिफीट करना है। कभी सेल्फ डाउट मत आने दें। खुद पे डाउट करना, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इट्स अ क्राइम। कभी भी अपने आप पे डाउट ना करें, ठीक है। तो सेल्फ डाउट ना करें और ना ही ये कंपटीशन से डरे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ ताकि बच्चे कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ, ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो पूरे देश में हर साल जेई एडवांस्ड का एग्जाम होता है। लमसम 2 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स उसमें बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं जी। और जिसमें मेरा मानना है कि जो सीरियस कंटेंडर होते हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी किए होते हैं, जो डिजर्व करते हैं जेई क्वालिफाई करना, वो लमसम 50,000 से लेके 60,000 के बीच होते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो डिजर्विंग होते हैं जी। और जेई आज के डेट में लमसम 20,000 बच्चों को रैंक दे रही है। तो अगर आप एनालाइज करें डेटा को, तो हर तीसरे में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन इंश्योर्ड है यदि वो कैंडिडेट सीरियसली 2 साल ऑनेस्टली वर्क किया है, प्रिपेयर किया है जी। तो मेरा हर उस बच्चे से रिक्वेस्ट है जो बहुत ईमानदारी से अपने वर्क को, अपने प्रिपरेशन को फॉलो किया है, स्ट्रेटजीज फॉलो किया है, कि डोंट फियर अबाउट कंपटीशन, इट इज मैनेजेबल एंड यू कैन गो थ्रू। बिल्कुल। तो ये तो था हमारा फियर ऑफ कंपटीशन जी जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज वन मोर इशू, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट डिप्रेशन। बच्चे कई बार क्या होते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके वे ऑफ लाइफ से कभी डिटेक्ट नहीं करेंगे कि वो डिप्रेस्ड है, बट अगर आप माइन्यूटली, अगर आप उनको क्लोजली उनके पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करें जी, उनके हैबिट्स को ऑब्जर्व करें, स्पेशली हैबिट्स, तो आप पाएंगे कि नो, दिस स्टूडेंट इज अंडर सम काइंड ऑफ डिप्रेशन और प्रेशर। और उसका एक रीजन हो सकता है कि वो खुद के लिए जो बड़ा बड़ा टारगेट्स इमेजिन कर रखा है, उसको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं शायद ना हुआ तो क्या होगा। तो मेरा हर स्टूडेंट से सजेशन है कि जेई इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, IIT JEE इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ जी। ट्रीट द जेई प्रिपरेशन टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ मच लार्जर बैटल कॉल्ड लाइफ जी। अगर आप इसमें सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं तो कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे थे ना तो आप तब भी इतने अच्छे अच्छे चीज सीखे होंगे जो आज नहीं तो कल आपको लाइफ में बहुत बेटर तरीके से हेल्प करेगा ही। अगर आज नहीं हेल्प किया है वो बातें, वो तैयारियां जो आप डिजर्व करते थे, तो कल या परसों या 20 साल बाद आपको इंटरेस्ट के साथ जी, नेचर, गॉड जो कहना है उनको कह लीजिए, आपको देंगे। हैव दैट काइंड ऑफ फेथ इन योरसेल्फ एज वेल एज अपॉन द गॉड। सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं करते हैं तो दैट इज लाइक एंड ऑफ लाइफ, नथिंग लाइक दैट। सो बी फ्री, कूल, नथिंग मोर टू बी सीरियस। और सर एक चीज और, जो स्टूडेंट्स हैं जी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को क्या, मतलब क्या चीज है जो देखनी चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जी, कि कई बार बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स भी बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ओवरलुक करते हैं जी। जैसे एक पॉइंट है, जैसे अभी हमने अपने डिस्कस किया था, सॉफ्ट डिप्रेशन जी, उसको डील करने का एक छोटा टेक्निक भी है। क्या करें ना, जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए तो आप मेडिटेशन करें। 2 घंटे करने की जरूरत है ही नहीं,
फिर पता चला मेडिटेशन भी आप नहीं किए। आप 5 मिनट मेडिटेशन करें, एकदम डुएबल है जी। 5 मिनट मेडिटेशन करें, रिलैक्स हो जाएं। अगर हो सके तो अगल बगल कोई अगर घूमने फिरने के लिए गार्डन टाइप का जगह हो, फ्रेश एयर जहाँ पे आप ले सकते हैं, तो वहाँ विजिट करें। स्पेंड सम टाइम विथ योर पेरेंट्स और विथ योर सेल्फ, कूल योर सेल्फ, देन अगेन गो बैक टू सीरियस स्टडी। तो पहला चीज तो ये है कि जब भी आपको इस तरह का साइकोलॉजिकल इश्यूज आता है तो डू सम मेडिटेशन जी। एंड देन पॉइंट नंबर 2 कि डोंट ऑलवेज कीप ऑन स्टडिंग, एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम आप रिवीजन भी करें। पावर ऑफ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मैं एक ब्रूसली का स्टेटमेंट शेयर करना चाहूंगा, आप लोग सभी ब्रूसली से अवगत हैं। हाँ जी। उनका एक फेमस कोट था कि मुझे उस योद्धा से डर नहीं लगता जो 10,000 डिफरेंट पंचेज सीख रखा हो, मुझे उससे डर नहीं लगता जी। मुझे उससे ज्यादा डर लगता है जो एक ही पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया और उसको उस पंच पे परफेक्शन है, क्योंकि मुझे बहुत डर है कि वो इतना परफेक्शनिस्ट होगा कि उस एक पंच से ही मुझे हरा सकता है जी। तो वही पावर है रिवीजन में कि जब आप एक ही काम को बार बार करते हो, रिवाइज करते हो, तो उसमें जो परफेक्शन मिलता है फिर आपको लगता है कि आप बहुत क्लोज टू विक्ट्री है। तो ये आपको अपने आप ही बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देगा। तो ये एक अचीवेबल डुएबल वर्क है रिवीजन। बिल्कुल। सो स्टडी बट विथ रिवीजन। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट जी, importance of sufficient sleep. Don't overlook the necessity of sleep. Many students they study late night, they ignore proper sleep, sound sleep, जी, and then after a period of 2 to 3 months they feel totally exhausted and just deviate from their path of preparation and it is totally lost. Don't do it. Keep everything balanced. जी, Take sound sleep, जी, take healthy diet, and if necessary share your thoughts with your near and dear ones. That may be your best friend, maybe your parents, maybe your sister or brother, but do share. Don't try to be egoistic. That is known as Machiavellian principle. Don't try to be so manly that you absorb all the shock and depression within yourself. No. Express your views, share your agonies with your near and dear ones. And then one very important strategic mistake that students commit during the preparation, that sometimes due to overexcitement, I would say, they refer lots of study materials, lots of resources at one single go. They try to learn one concept from many resources. And at the end, what is the result? They got more confused than before. So rather, I would suggest them tackle your conceptual clarity with the help of one resource. You refer to one resource, take notes, refer or come in contact with your faculty members, share your doubts, clear your doubts, and for practice, numerical practice, refer only to the study materials provided to you by your coaching institute. That is more than sufficient to easily excel in competitive exams, including IIT JEE. These are certain do's and don'ts. Actually, students do not follow seriously, and that's why they have to suffer a lot in the mid session of their preparation. And one more point that was coming to my mind. If you don't mind, I can say. Yeah, for sure. We should all try to be a very good listener. We have a tendency to express our views in a rather stressed manner. हम लोग अपना व्यूज बहुत ज्यादा बताना चाहते हैं दूसरों को जी। वो बच्चों में भी आदत होता है, किसी का पूरा बात सुनने से पहले वो अपनी बहुत सारी बात रखना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है। यदि आप एक स्टूडेंट है, आदत डालिए सामने वाले की बातों को बहुत गौर से सुनने का। ये आपको हेल्प लाइफ में तो करेगा ही जी। आप बड़े बड़े पोजीशन तक पहुंच सकते हैं जस्ट बाय बीइंग अ गुड लिसनर। लेकिन उससे पहले मैं यहीं पे रह के बात कर लूं कि आईआईटी में आपको क्या हेल्प मिलेगा बीइंग अ गुड लिसनर। जी बिल्कुल। यदि आप क्लास में 2 घंटे का एक सब्जेक्ट का क्लास कर रहे हैं जी जी, और उसमें मैं बहुत गुड लिसनर हूँ, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और टीचर की बात बहुत गौर से सुन रहा हूँ, तो मेरा 90% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी
और हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, वो सारा डील हो जाएगा उसी क्लास में। जस्ट बाय बीइंग अ गुड लिसनर। या ओके सर, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो बिल्ड किया जाता है 8 to 10th के क्लास में, वो क्या हेल्प करता है जेई का जर्नी में? वो बेनिफिट्स है उसके लिए बहुत ज्यादा? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। आप एक तरह से ये जानना चाहते हैं कि जो फाउंडेशन क्लासेस हैं, जी दैट इज फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 10th, जी वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर अ स्टूडेंट हु इज एस्पायरिंग फॉर जेई। हाँ इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जैसा हमने अभी थोड़ा देर पहले हम लोग काफी लंबा डिस्कशन किए भी थे जी कि सिलेबस में जो है वो बहुत हेवी इंक्रीमेंट आ जाता है आफ्टर क्लास 10th। तो कई बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अनईजी फील करते हैं टू शिफ्ट फ्रॉम लो सिलेबस टू अ वेरी लार्ज सिलेबस। जी तो यहाँ पे फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि यदि कोई जागरूक पेरेंट या स्टूडेंट अगर डिसीजन ले लेते हैं कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जी राइट फ्रॉम क्लास 8th ही, अगर ये डिसीजन उनका क्लियर है कि आई हैव टू गो फॉर इट, या फ्रॉम क्लास 9th, उनका आधा काम आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो वो एक्चुअली क्लास 11th में वो सीखते या नए नए वर्ड्स के थ्रू वो कम थ्रू होते, उनके माइंड में आता, वो सारी बातें वो 8th 9th और 10th में कभी ना कभी उसको गो थ्रू कर चुके होंगे फंडामेंटल लेवल पे, उतने डेप्थ पे नहीं, लेकिन बेसिक्स उनका क्लियर हो जाएगा जी। अब इसका फायदा क्या होगा कि जैसे ही वो 11th में जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि बहुत सारा जो सिलेबस है, थ्योरी है, वो जाना पहचाना है, सुना हुआ है, हम उसको जानते हैं, हम यूज्ड टू हैं। तो मुझे कभी ये फील ही नहीं होगा, जो एंजाइटी कहते हैं जिसको, कि कुछ अलग सा हो रहा है, ये फीलिंग ही नहीं होगा। और वंस समवन इज सेटल्ड तो हाफ अ बैटल इज वॉन, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो उसका तो काम आसान हो गया जी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि किसी के पास ये प्रिविलेज है, कोई मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नो आई हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग, देन बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम क्लास 8 और फ्रॉम क्लास 9th, you will have a better chance at the success. Okay. सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जेई का प्रिपरेशन में 12th का बोर्ड एग्जाम को बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं, कि जेई का प्रिपरेशन वो लोग पहले करते हैं कि हाँ ये करते हैं, तो आपके हिसाब से वो लोग दोनों कैसे मैनेज कर सकते हैं, 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन भी और जेई का प्रिपरेशन भी? मतलब इन शॉर्ट आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो क्लास 11th और क्लास 12th जी के दो पार्ट्स हैं जी। एक है कि आपका स्कूल का एक करिकुलम है जी, उसको ही मैनेज करना है, हाँ, और फिर क्लास 12th में बोर्ड भी देना है जी। और एक दूसरे साइड है कि जस्ट क्लास 12th में बोर्ड देते ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है। ये दोनों फ्रंट पे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना चाहूंगा कि क्लास 11th का जो सिलेबस होता है वो जेई के सिलेबस का, आईआईटी जेई के सिलेबस का 50% कवर करता है। ओके। तो ये तो मैं जरूर कहूंगा कि क्लास 11th का हर टॉपिक पे आपका एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको मिस करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप क्लास 11th के कॉन्सेप्ट को छोड़ के या उसको कमजोर करके आप क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को आप अगर चाहेंगे स्ट्रॉन्ग करना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो आप क्लास 11th में सीखते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एक्चुअल में हम नए नए थ्योरीज पे बात करते हैं इन क्लास 12th जी। तो जिसका क्लास 11th वीक हो गया तो क्लास 12th वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो श्योर शॉट उसमें वीकनेसेज आ जाएंगे जी। बिल्कुल। तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि काइंडली डोंट इग्नोर क्लास 11th सिलेबस वाइज जी। जैसे मैं एक दो टॉपिक लेता हूँ, जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स है, हाँ। केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री है और मैथ्स में अलजेब्रा है जी। कहने के ये जो है क्लास 11th में आ रहा है, लेकिन इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्लास 12th का बहुत सारा थ्योरीज बिल्ड हो रखा है। तो अगर आप जेई निकालना चाहते हैं तो आपको दोनों को साथ लेके 11th के साथ पढ़ते हुए 12th में आना है, 11th छोड़ के 12th नहीं आना है। हाँ, स्कूल की जहां तक बात है तो मैं हल्का सा फ्रीडम दे सकता हूँ बच्चों को कि क्लास 11th में चूंकि बोर्ड एग्जाम नहीं होता जी। तो क्लास 11th में यदि आप स्कूल पे थोड़ा सा कम भी ध्यान देते हैं, पूरा ध्यान नहीं हटाना है लेकिन थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो वो मैनेजेबल होता है। आप ज्यादा शिफ्ट, आप अपना ज्यादा ध्यान इधर लगा सकते हैं कॉम्पिटिशन में, बट डोंट इग्नोर स्कूल। बट व्हेन यू केम टू क्लास 12th, जब आप क्लास 12th में आते हैं तब आपको सारा सिलेबस
ट्वेल्थ बोर्ड में भी है, आपको सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड देना है। तो अब आपके पास चैलेंज है जी कि मैं बोर्ड एग्जाम का तैयारी करूं, क्योंकि वहां सब्जेक्टिव लिखना होता है। बोर्ड एग्जाम्स में कैसे एग्जाम होंगे, आपको सब्जेक्टिव लिखना आंसर राइटिंग होगा, आपको इलेबोरेट करके डेरिवेशन दिखाना होगा। और कई बच्चे ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने का इतना आदत हो जाता है कि उन्हें लंबा लंबा आंसर्स लिखने का आदत ही नहीं होता, और फाइनली उनको असली एग्जाम के समय बहुत लिखने में, टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। तो एक मेरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यह है, क्या है कि हर दिन अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान काइंडली टेक आउट 1 hour from your busy schedule and totally utilize that 1 hour for your board preparation, for answer writing skill, for managing time. इन चीजों पे आप पूरा ध्यान दें। 1 hour dedicate your 1 hour for board preparation। और मजे की बात क्या है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि बोर्ड का तैयारी करने से कंपटीशन में मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं बता दूं कि जैसे हम लोग का आईआईटी जेई मेंस का जो एग्जाम होता है जी, जिसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप जेई एडवांस देंगे जी। तो आईआईटी जेई मेंस का जो एग्जाम का जो पैटर्न है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस का जो लेवल है और जो सोर्स है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक ही सीबीएसई 12th बोर्ड के लिए भी रेफरेंस बुक है। तो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप सीबीएसई बोर्ड का बहुत अच्छा तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं उस समय आप जेई का तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली उस समय भी आप जेई का तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है, बस आप थोड़ा सा इलेबोरेटिव आंसर राइटिंग सीख रहे होते हैं। सो ऐसा ना सोचे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सोचना गलत है। आपका टाइम वहां भी यूटिलाइज हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं जी, तो ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी इवन इन क्राइसिस। अगर आप क्राइसिस में भी हैं तो वहां भी कुछ सिल्वर लाइनिंग आप ढूंढ सकते हैं, और ये पॉजिटिव माइंडसेट से आप दोनों बोर्ड को भी और जेई प्रिपरेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। सर, दी पाठशाला जेई प्रिपरेशन के लिए बाकी सब चीजों से कैसे अलग है? मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जी जो ये जो दी पाठशाला रांची जो इनिशिएटिव है हमारा, जो जेई कोचिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें बच्चों के लिए यूनिक क्या है? मैं सबसे पहले ये जरूर बोलूंगा कि आफ्टर ऑल ये सारा जेई का प्रिपरेशन के जो फोकस पे है वो खुद बच्चे हैं। तो हमें जो भी स्ट्रेटजीज बनाना है या बनाना चाहिए वो टोटली चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। बच्चे ही हर पॉलिसी के केंद्र पे होने चाहिए। सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड चिल्ड्रन। सो पॉइंट नंबर 1, वी ऑलवेज टेक केयर टू डू 1-to-1 इंटरेक्शन with the students as well as parents, so that उनके लिए customized study approach, strategies, do's and don'ts, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या avoid करना है, ये सारा हम लोग 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पे पीटीएम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स टीचर मीट हमारा इस सेंस में यूनिक है कि हम उसमें वन एट अ टाइम ही डील करते हैं। एक बार में एक ही बच्चे होंगे और उनके साथ पूरा उनका सारा वीकनेस, स्ट्रेंथ, इनका एनालिसिस हम लोग करेंगे, और उनके लिए हम लोग एक यूनिक अप्रोच अपनाते हैं। एक डॉक्टर लाइक प्रिपरेशन, प्रिस्क्रिप्शन एक हर बच्चे के लिए हम लोग डेवलप करते हैं कि उनको कहाँ पे क्या क्या वीकनेसेस है, स्टडी आवर्स उनका क्या है, क्या वो बेसिक फाउंडेशन की बुक्स पढ़ते हैं कि नहीं जी, और उनका स्ट्रेंथ क्या है। हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में कुछ वीकनेसेस है तो वो भी लिखना है। तो हम लोग एक तरह से उनके हर स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पे इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं, क्योंकि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल है कि एक ही कपड़ा सबको नहीं हो सकता है। दैट्स लाइक इन द सेम वे एक ही पॉलिसी, एक ही स्ट्रेटजी सारे बच्चों पे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हमारा थोड़ा सा रैदर पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन मोड रहता है, ताकि बच्चों को उनके पोटेंशियल पे प्ले कराया जाए, उनके पोटेंशियल के आधार पे उनको इम्प्रूव कराया जाए जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर इंडिविजुअल बैचेस का हम लोग अलग से डाउट सेशन रखते हैं। यूजुअली क्या होता है इंस्टीट्यूट्स में कि एक कॉमन डाउट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हर बैच के बच्चे डाउट पूछते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कई बच्चे बहुत संकोच करते हैं, शाई नेचर के होते हैं, वो भीड़ में, बहुत ज़्यादा भीड़ में अपना डाउट, अपना प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करते।
चाहे वो एकेडमिक प्रॉब्लम हो जी जी। या नॉन एकेडमिक पर्सनल प्रॉब्लम हो। इसको डील करने के लिए हमने क्या किया कि बहुत सारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किया। जी जैसे एक बैच मेंटर का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। हर बैच का एक इंडिविजुअल मेंटर होते हैं। हो सकता है एक बैच में मैं हूँ, किसी दूसरे बैच में दूसरे सर हैं, जी तो हर बैच के एक मेंटर होते हैं जिसमें एक हायर लेवल का अथॉरिटी जरूर होंगे ताकि वो डायरेक्ट बच्चों का प्रॉब्लम को सुन सके, उस पर कुछ डुएबल एक्शंस लिया जा सके। दूसरा, हो सकता है कई बार बच्चे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स से हर बात शेयर नहीं कर सकते बिकॉज लॉट्स ऑफ वेरिएशंस एग्जिस्ट करता है बच्चों के माइंडसेट में। तो इसलिए हमने एक सेकेंड लेयर ऑफ चैनल भी बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं बैच कोऑर्डिनेटर, जहाँ पे हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को एसोसिएट कर दिया गया है हर बैच में, ताकि वो थोड़ा सा ओपन हो के बच्चों का हर प्रॉब्लम को सुन सके और वो हमें कम्युनिकेट कर सके। तो ये सब हमारा यूनिक अप्रोच है टू मेंटेन अ हेल्दी कम्युनिकेशन चैनल among with the students and their parents। फिर एक और पॉइंट क्या है कि बच्चे रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है कि उनको बहुत एक तरह से ना क्वेश्चन में डाउट नहीं होता। कोई कॉन्सेप्ट था, वो चूंकि एब्सेंट हो गए थे तो वो छूट गया है जी। तो उनको एक शॉर्ट 15-20 मिनट का एक रिव्यू टाइप का उनको एक हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो बैच टू बैच जो डाउट बना हुआ है कि हर बैच का अलग डाउट क्लियर होगा, उसमें बच्चों को उतना टाइम मिल जाता है कि वो कुछ छूटे हुए टॉपिक्स के छोटे छोटे पॉइंट्स को भी सर से डिस्कस कर सके जी। क्योंकि हमारा डाउट सेशन लगभग 1 घंटे के आसपास चलता है। ओके। और हर क्लास से पहले जी। तो उनको वीक में 4 दिन कम से कम मिलते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। ओके। तो ये सब हमारा कुछ अप्रोचेस हैं जो हम बच्चों को निखारने के लिए यूज करते हैं। सर, जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो जी प्रिपरेशन में क्या हेल्प करता है? जहाँ तक टेस्टिंग का जो इम्पोर्टेंस है जी। उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसके लिए मैं थोड़ा इस तरह से बता सकता हूँ कि जब आप जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं जी। तो उस पे आपका 2 फ्रंट पे मेजर चैलेंज है। एक तो जेई का जो क्वेश्चंस होता है जी। वो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज को और आईक्यू को चेक करते हैं कि आपका कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है, और दूसरा पॉइंट वो जो चेक करते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। क्वेश्चंस इस तरह से वो पूछते हैं कि आपका ये एबिलिटी भी चेक हो जाता है कि ये जो स्टूडेंट है ये अच्छे से इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर पाए कि नहीं, उस 3 घंटे को अच्छे से मैनेज किया कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत नॉलेजेबल स्टूडेंट्स भी एक रॉन्ग क्वेश्चन को या फिर एक लेंदी क्वेश्चन को पकड़ लिए और जो 3 मिनट में बनना था वो पता चला उनसे 15 मिनट लग गया बनाने में और बना भी नहीं। एज अ रिजल्ट वो सेटबैक में चले जाते हैं और बहुत सारा डुएबल क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। सो देयर आर स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स जो उनको एग्जामिनेशन हॉल में फेस करना पड़ जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा दिक्कतें उनको उस डी-डे मोमेंट पे हो, जो फाइनल मोमेंट हो। इसीलिए टेस्टिंग का जो है ये इंपॉर्टेंस है कि जितना रिहर्सल करना है आपको, जैसे असली जब मूवी शूटिंग होती है तो उससे पहले एक्टर्स रिहर्स करते हैं, रिहर्सल करते हैं। टेस्टिंग इज लाइक रिहर्सल, कि असली एग्जाम में बैठने से पहले आप जितना रिहर्सल कर सकते हैं, जितना बार आप अपने आप को फाइन कर सकते हैं, गलतियों को एनालाइज करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, हर वो छोटा गलती जो आपसे नोइंगली या अननोइंगली होता वो आप असली एग्जाम के दिन नहीं करेंगे। और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं जी, तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा डुएबल क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन को अभी हम इग्नोर कर सकते हैं। ये जो पूरा स्ट्रैटेजी बनाना होता है कि आप स्ट्रैटेजी बनाना सीख जाते हैं, और जब आप ये बनाना सीख जाते हैं तो आपके लिए एग्जाम या एग्जामिनेशन हॉल में बैठना इज लाइक नॉर्मल डे। आप ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, इट्स लाइक कि आपका डेली रूटीन का ये पार्ट हो गया है कि भाई मैं ऐसे ही देता हूँ एग्जाम। तो मैं इसको एक बहुत अच्छे, मैं बार बार ये एग्जाम्पल रखता हूँ जब भी डिस्कशन होता है, तो आज भी रखूंगा कि एग्जाम लाइक जेई इज लाइक अ वॉर, एक युद्ध की तरह है। और हर लड़ाई में मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सोल्जर्स के पास लिमिटेड रिसोर्स होता है, और लिमिटेड रिसोर्स गोले बारूद से ही उनको लड़ाई जीतना है, स्ट्रेटजी बनाना है, जीतना है। टाइम भी लिमिटेड है उनके पास भी, 5 साल तक वो लड़ाई नहीं कर सकते हैं।
तो इतना रिसोर्स मैनेजमेंट सीखना होता है अगर आपको युद्ध जीतना है। इसीलिए जेई का प्रिपरेशन में भी 4 रिसोर्सेज हैं जिसका आप बहुत इफेक्टिव अगर बैलेंस्ड यूटिलिटी करना सीख जाए, यूटिलाइज करना सीख जाए, तो आप डेफिनेटली बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं टू सक्सेसफुली क्वालिफाई दिस एग्जाम। और वो 4 रिसोर्स क्या है जी? पहला रिसोर्स तो टाइम है, नो डाउट। यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज टाइम। और पढ़ाई के समय भी हर दिन कम से कम 6 घंटा जरूर पढ़ाई पे दें, ये भी है। टाइम को मैनेज तो करिए ही, टाइम दीजिए भी पढ़ाई में। दूसरा रिसोर्स क्या है? IQ। हमेशा चीजों को रटने की कोशिश मत कीजिए, ये शॉर्टकट मत अपनाइए कि यार ये मुझे समझ में आया नहीं, रट लेते हैं। वो आपको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि 2 साल बाद आपका एग्जाम होने वाला है। पता नहीं उस दिन तक कितने चीजें जो आप याद किए वो आपके दिमाग से चुपके से निकल गया होगा। जबकि जो चीज आप लॉजिकली सीखे रहते हैं, आप बचपन में भी सीखे हैं, जैसे LCM निकालना, HCF निकालना, मैथ्स का कुछ सिंपल कैलकुलेशन, तो क्या आप हर साल रिवीजन करते हैं? क्या नहीं करते, फिर भी आपके हाथों पे है। क्यों? क्योंकि आप समझ के वो सीखे थे। तो मेरा सजेशन है जहां तक हो सके आप चीजों को समझे, IQ बिल्ड करें। तो पहला रिसोर्स क्या था? टाइम। दूसरा रिसोर्स क्या था? IQ। तीसरा है नॉलेज। अब आपके पास नॉलेज ही इतना कम है कि आप कितना भी IQ बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन आपको वो कंटेंट आता ही नहीं है, तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो एक बैलेंस्ड, कम से कम जितना जरूरी है उतना नॉलेज जरूर रखिए। आई एम नॉट एम्फेसाइजिंग कि आप बहुत नॉलेज पोजेस कीजिए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, नहीं, जितना जरूरी है उतना नॉलेज रखिए। इट वाज द थर्ड रिसोर्स। लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी। कितना भी आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, प्रिपरेशन अच्छा कीजिए, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, पता नहीं अचानक से आपके अंदर एक एड्रेनालिन रश होता है कि आज मेरे लाइफ का प्रिपरेशन का लास्ट फाइनल जो होता है ना, प्रिपरेशन का एग्जामिनेशन है, आज या तो चित होगा या पट होगा, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। जी। उस समय आपको ये एबिलिटी हेल्प करेगा कि यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज प्रेशर। प्रेशर को हैंडल करना सीखिए। और वो एक दिन में नहीं होगा कि मैंने बोल दिया मैं प्रेशर हैंडल कर लिया, ऐसा नहीं। आप वैसा ही माहौल हर दिन क्रिएट कीजिए घर में, जैसे आप एग्जाम में माहौल मिलेगा आपको। कैसे? वही जो मॉक टेस्ट हमने अभी डिस्कस किया था, मॉक टेस्ट दीजिए एग्जाम के ही माहौल के जैसा, घर में पैक हो जाइए, टाइमर ऑन, कोई डिस्टरबेंस नहीं, और उस एग्जाम को, मॉक टेस्ट को जो है रियल एग्जाम की तरह दीजिए। उसके मार्क्स को भी थोड़ी देर के लिए रियल मान लीजिए कि अगर मैं वहां देता तो यही मार्क्स आता। धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे और फिर आप अच्छे से जेई को क्वालिफाई करने के हकदार भी हो जाएंगे। तो 4 रिसोर्सेज थे। जी। मैं कहूंगा चारों का बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन कीजिए। डोंट ट्राई टू बी ओवर डिपेंडेंट अपॉन नॉलेज, हैव अ बैलेंस्ड व्यू। और मेरा ये, मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों को कि जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत नॉलेज हो तो आप एग्जाम फोड़ डालेंगे। कई बार आप कम नॉलेज भी रखते हैं तो भी आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ वेरी नेचुरल ब्लेंड ऑफ IQ, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप क्या करें, इन चारों फ्रंट पे वर्क करें। जी बिल्कुल। और मैं इसमें एक हिस्टोरिकल, थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं कि स्टोरीज से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं बिल्कुल। तो उन्हें फेथ होता है कि सामने वाला जो पर्सन बता रहा है वो कुछ ट्रूथ बोल रहा है। तो मैं एक हिस्टोरिकल स्टोरी जरूर देना चाहूँगा कि जब USA और वियतनाम का जो वार चल रहा था, ये बहुत फेमस वार है, US अमेरिकन वियतनामीज वार। तो वियतनाम सभी को पता है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हर फ्रंट पे बहुत ही कमजोर कंट्री था। उसके पास रिसोर्स भी बहुत कम थे, बहुत कम, और एक तरह वर्ल्ड पावर था अमेरिका। बट इन दैट वार एवरीवन नोज कि वियतनाम ने अमेरिका को आउट परफॉर्म कर दिया। तो हमें भी सीखना चाहिए कि अ स्मॉल कंट्री, लेस रिसोर्सफुल कंट्री हैज बीटन a very much one of the world's most powerful country. So it's a kind of motivation for all of us that we can also do the same thing but in a different context in the examination hall. So it's like that. तो पाठशाला में कोई ऐसा रिसोर्सेज है जिसमें टेस्ट होते हैं या कुछ भी होता है पाठशाला में? जी, आपने अच्छा किया कि पाठशाला ने ऐसा क्या प्लेटफॉर्म डेवलप किया है कि बच्चों का ये टेस्टिंग है साइंटिफिक वे में हो सके।
तो मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा कि सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो भी टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं उस टेस्ट पेपर का जो डिजाइन है उसमें हम 3 बातों का प्रॉपर ख्याल रखते हैं। पहला कि वो टेस्ट पेपर बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए, उसका कंटेंट, उसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस कितने इजी होने चाहिए, कितने मॉडरेट क्वेश्चंस होने चाहिए और कितने टफ, ये पूरा जो ब्लेंड है क्वेश्चन का, ये हम लोग कोशिश करते हैं कि रियल टाइम जो एग्जाम होता है जेईई मेंस और एडवांस्ड का उसी के पैटर्न पे हम लोग डिजाइन करें। अननेसेसरली हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टू मच डिफिकल्ट और टू मच इजी क्वेश्चंस बिल्ड नहीं करते, क्योंकि वो फिर कोरिलेट नहीं कर पाएंगे बच्चे, फिर उनका तैयारी एग्जाम के लिए नहीं हो पाएगा। तो पहला तो है कि हम प्रॉपर केयर रखते हैं। दूसरा है कि हम लोग जो भी टेस्ट लेते हैं उसका प्रॉपर डिस्कशन। इनफैक्ट हम लोग जब फाइनल स्टेजेस में बच्चों का फुल टेस्ट लेते हैं तो उस समय हम लोग उनको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं और फिर उनका हो सके तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस डिस्कशन भी करते हैं बच्चों के साथ, ताकि उनको पता चले कि कहाँ पे वो इजीली स्कोर कर सकते थे, किस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, किसको बाद में अटेम्प्ट करते, किसको पहले करना था, किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना था, कहाँ आप नेगेटिव मार्क्स से बच सकते थे। ये छोटा छोटा बात है लेकिन इट्स ऑल अबाउट मार्क्स। सो वी हैव टू मेक देम लर्न हाउ टू मैनेज मार्क्स, हाउ टू स्कोर। तो हम उनको प्रॉपर ध्यान देते हैं। एक और बात जो आपने टेस्टिंग पैटर्न को लेके बोला, हमारा टेस्टिंग पैटर्न जो है एक और पॉइंट को काफी ध्यान में रख के होता है। शुरुआत में बच्चे क्या होता है ना, एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर सीखते हैं, तो हमारा शुरू में फोकस होता है चैप्टर टेस्ट पे, जिसपे हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स को मर्ज करके टेस्ट नहीं लेते, एक चैप्टर का स्पेसिफिक टेस्ट लेते हैं और हम टेस्ट करते हैं कि बच्चे उसमें एक्सपर्ट हुए कि नहीं। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट है चैप्टर टेस्ट का। जब हम देख लेते हैं नहीं ठीक है, फिर हम लोग 2-3 चैप्टर को कन्वर्ज करके मिड फेज टेस्ट लेते हैं, मिड फेज टेस्ट। फिर उसके बाद जब एक पूरा फेज कंप्लीट हो जाता है, फेज मींस कि जो जेई का प्रिपरेशन है उनको हमने 5 फेजेस में बांट दिया है। 3 फेज क्लास 11th में है और 2 फेज क्लास 12th में। तो इन दैट सेंस फर्स्ट फेज का जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम एक कंप्लीट फेज टेस्ट लेते हैं। फिर एक हमको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन से बच्चे कहाँ पे वीक हैं, कहाँ स्ट्रांग है, कितना इनपुट उनको और मिलना चाहिए, एक प्रॉपर एनालिसिस हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट फिर क्या था, हमने कहाँ तक पहुंचे, चैप्टर टेस्ट, मिड फेज टेस्ट, फेज टेस्ट। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल टेस्ट। जब आपका 11th-12th का पूरा सिलेबस हो गया है तब हम एक सीरीज में हर वीक 3 या कभी कभी 3 से ज्यादा भी फुल टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चे इतने टेस्ट दे दें। वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, ताकि वो इतने टेस्ट दे दें कि उनके दिमाग में बैठ जाए कि हम कैसा गलती पहले करते थे और अब नहीं करना है, मतलब उनका सारा मिस्टेक्स एलिमिनेट हो जाए टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। और इसके अलावा भी हमारा एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है रैंक इम्प्रूवमेंट टेस्ट सीरीज, RITS, एंड सेकेंड वन इज ARTS। RITS में हम लोग क्या करते हैं, जिन बच्चों को आइडेंटिफाई कर ले कि यार ये और अच्छा कर सकते हैं, रैंक इम्प्रूव करने के लिए हम ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं जो बीच बीच में लेते रहते हैं ये टेस्ट, ताकि पता चले कि इन बच्चों का टेस्ट जो है या रैंक पोटेंशियल जो है वो पहले की तुलना में बेटर हो गया है, मतलब ये और अच्छा कर सकता है। ये जानने के लिए उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रखते हैं क्वेश्चंस का। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने क्या बोला, आर्काइव टेस्ट सीरीज, ARTS। उसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, पुराने जो टेस्ट हो रखे हैं असली वाले एग्जाम्स के, उन्हीं के क्वेश्चंस को रीमॉडल करके, ताकि डेटा अगर सेम दे देंगे तो फिर बच्चे तो आंसर रट के आ जाएंगे, तो रीमॉडल करके हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमारा इस तरह से मल्टी फ्रंट पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ताकि कोई भी, वी डू नॉट वांट टू लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो, हम लोग ये इंश्योर करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जेईई के प्रिपरेशंस में या 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने में मोटिवेट नहीं रहते हैं, या वो लोग बहुत ज्यादा लैक करते हैं, मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। तो आप कुछ बता सकते हैं कि बच्चे कैसे डिसिप्लिन में रहें और मोटिवेटेड रहे एग्जाम्स को लेके? मोटिवेशन का तो नो डाउट बहुत बड़ा एक रोल होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जितने भी दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, एग्जाम्स भी लड़ाई की तरह है जी, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल फोर्स का जरूरत पड़ता है जी, कि जो आपको पुश करता रहे कि नहीं मैं भी करूंगा, मुझे करना ही है। तो वो जो साइलेंट पुश है
उसका काम, मतलब आप काम तो कर रहे हो, डेली काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ एक साइलेंट इमोशनल साइकोलॉजिकल पुश का जरूरत होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में मोटिवेशन कहते हैं। जी तो मोटिवेशन जो है चाहिए जरूर, लेकिन ये डायरेक्टेड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग मोटिवेशन के नाम पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आई वुड से कि लेट अस क्लासिफाई मोटिवेशन और डिस्क्राइब मोटिवेशन इन टू टाइप्स. One is real motivation and another is real motivation, quote unquote real. Yeah. When it comes to real motivation, people used to see different motivational movies. They waste a lot of their time in those kind of things. They used to listen to motivational speeches. And during those times, what really happens is a lot of dopamine is released within their brain. In fact, that hormone is like a performance enhancer for everyone. And what you have done कि टाइम से पहले ही आपने उस डोपामिन को रिलीज कर दिया। आप काम तो भी किए नहीं, आप तो मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे थे, मोटिवेशनल मूवी देख रहे थे, उसी समय आप जोश में हाइपर में चले गए। तो जिस समय आपको प्रॉपर यूज करना था अपने बॉडी के कैपेसिटीज का, उस समय आप यूज कर नहीं पाए। तो रियल मोटिवेशन से बच्चों को बचना है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फॉल्स काइंड ऑफ मोटिवेशन. दे डू नॉट हेल्प यू फॉर अ मच लॉन्गर टाइम. In fact, they are a main contributor towards a wastage of time. So please minimize it. I would not say eliminate it. Everyone needs some kind of motivation. So minimize it. And coming back to real motivation. What is real motivation? Real motivation comes through consistency and discipline. जब आप डिसिप्लिन होते हो ना, और हर काम कंसिस्टेंटली, अगर आज मैंने पढ़ा है तो कल भी पढ़ूंगा, कल पढ़ा है तो परसों ही पढ़ूंगा। ये जो कंसिस्टेंसी जब आती है आपके प्रिपरेशन में, और डिसिप्लिन आता है कि मैं इतने देर पढ़ूंगा ही, इतने देर किसी से बात नहीं करूंगा और यहीं चेयर पे बैठ के टस से मस नहीं होऊंगा, इस तरह का जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये आपको क्या करेगा कि धीरे धीरे फोर्स करेगा कि अपने टास्क को मैं कंप्लीट आज के आज करूं। जो आज मेरा टारगेट है, प्रिपरेशन का कोई एक पोर्शन है जो आज कंप्लीट करना है, वो आप कंप्लीट करो। और जैसे ही आप बड़े बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के कंप्लीट करना सीख गए, so once you start executing and getting small successes, those small successes are a real source of motivation, because that gives you a kind of self belief कि यार आज तो मैंने कर लिया तो कल भी करूंगा। फिर आपको अपने आप पे बिलीफ आता है कि यस आज मैंने कर ही लिया, तो दैट इज काइंड ऑफ रियल मोटिवेशन, तो आप कल भी करोगे। एंड लास्ट वन लास्ट एडवाइस कि जब आपको बहुत लगे कि आई नीड सम काइंड ऑफ हेल्प इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम समवन एल्स, रियल लाइफ स्टोरीज, देन गो फॉर समवन who is preparing for the same examination, जिसका तैयारी आप कर रहे हैं, ताकि आप कनेक्टेड फील करें उसके जर्नी और अपने जर्नी में। किसी और का जर्नी ऐसे लोग आप सुन लिए जो किसी और लाइन में वर्क कर रहा है, तो आप बहुत कनेक्टेड फील नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है आप अपने ही जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी और सक्सेसफुल कैंडिडेट का आप जर्नी को आइडेंटिफाई करें, उनके बारे में पढ़ें ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, और उनसे जो आप डूज एंड डोंट सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, that kind of motivation is sufficient to propel you. So I would say motivation has a limited and supportive role. It can't replace your hard work. It can't alone give you the success you deserve. ओके और सर पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों को जी प्रिपरेशंस में, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे? तो आपने एक समय कन्वर्सेशन में एक पॉइंट उठाया था कि पाठशाला ऐसा क्या इनिशिएटिव लेता है जो यूनिक है। जी बिल्कुल। तो अगर मैं उसको इससे लिंक करूं तो आप प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाएंगे। हम लोग रेगुलर इंटरवल पे पाठशाला में पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन सेशन कंडक्ट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की तरह पेरेंट्स भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाएं बच्चों के जेई जर्नी में। वो एक पैसिव रोल प्ले ना करें, एक्टिव रोल कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको क्या सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनके थ्रू हमें भी पता चलता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। तो पेरेंट्स को हम लोग एक्टिवली एंगेज करते हैं
घर पे अगर वो मॉक टेस्ट देते हैं घर पे, तो पेरेंट्स को एंगेज करते हैं ताकि वो प्रॉपरली बच्चे मॉक टेस्ट दें और उनका इनपुट हमें मिले। तो एक तो हम उन्हें एंगेज करते हैं। जी। ये तो हो गया कि हम क्या उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो कैसे हमसे जुड़े हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा पेरेंट्स को सजेशन रहेगा जी कि कभी भी आप बच्चे से ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें, बिकॉज आप जब नहीं भी बोलते हैं ना तो बच्चे इस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं और वो प्रेशराइज फील करते हैं और उसकी वजह से वो परफॉर्मेंस एंजाइटी भी फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ना कर पाऊं तो मेरे मम्मी पापा, मेरे सोसाइटी वाले, मेरे अंकल क्या सोचेंगे। और ये जो आर्टिफिशियल मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, जी ये होता क्या है कि रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू होता है और वो बच्चा ज्यादा डिजर्व करता था, बट इन्हीं प्रेशर की वजह से वो फिर अंडर परफॉर्म कर जाता है। तो डोंट प्रेशराइज, इनफैक्ट रेदर हेल्प, गिव देम मोरल एंड साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट। जी उनके हेल्थ पे ध्यान दें। ये ज्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल है जो पेरेंट्स रोल प्ले कर सकते हैं। जी उनके हेल्थ पे ध्यान दें, देखें कि वो प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं कि नहीं। बैलेंस्ड हेल्दी डाइट में मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर बच्चे घर पे रह रहे हैं, ऑफ कोर्स लॉज में रह रहे हैं तो बच्चे को ध्यान देना होगा, बट घर पे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मदर का रोल है। प्लीज फोकस अपॉन द हेल्दी डाइट। एंड देन कम्स द रोल ऑफ ओवरसाइट। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। एक डिफरेंस है ओवरसाइट और स्पाइंग में। गार्जियन को बच्चों का स्पाइंग नहीं करना है, जासूसी नहीं करना है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कभी भी प्रिपरेशन के समय या प्रिपरेशन के जर्नी में कि मेरे बच्चे में ये थोड़ा सा निगेटिविटी है, तो उनके साथ फ्रेंडली होके आप उन्हें सजेस्ट करिए कि बेटा हमने ये आइडेंटिफाई किया है, अगर हो सको तो तुम इस पे वर्क करो ताकि तुम्हारा डायरेक्शन जो प्रिपरेशन की ओर जो तुम्हारे स्टेप्स है वो और इफेक्टिव हो सके। तो ये प्रोडक्टिव एंगेजमेंट हुआ। यहाँ पे गार्जियन किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक एक्टिव मेंबर है और वो एक ओवरसाइट रखे हुए अपने बच्चे पे कि क्योंकि बच्चे टीनेज में होते हैं, कई बार वो अपने रास्ते से भटक सकते हैं जी, है कि नहीं। तो मेरा कहना है कि ऑफ कोर्स ओवरसाइट रखिए ताकि अगर लगे कि वो रास्ता से भटक गया है जी, तो उसको एक करेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड कीजिए ताकि वो बेचारा फिर से अपने रास्ते पे आ जाए और उसे लगे कि माय पेरेंट्स केयर अबाउट मी सो मच, सो आई हैव अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम आल्सो। तो आप उनको भी, आप अपने बच्चे को भी आप अपने फोल्ड में ले लिए, कन्विंस किए कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू फोकस अपॉन स्टडीज। और पेरेंट्स भी जो हैं अपने बच्चे के हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। अगर वो डिप्रेशन में हल्का सा भी दिखें तो पेरेंट्स को एक लाइट मोमेंट वाला भी घर में माहौल रखना चाहिए। हमेशा बंदिश, एक जिसको कहते हैं ना कि कंजेस्टेड माहौल साइकोलॉजिकल, कैसा लग रहा है कि हर दिन घुटन जैसा, ऐसा माहौल ना रखें। बहुत जॉली माहौल घर में बना के रखें। 10-15 मिनट इंटेंशनली पेरेंट्स को लाइट माहौल बनाना चाहिए, हेल्दी जोक्स क्रिएट कर देना चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि नो नो नो, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट जेई, लाइफ इज ओनली 1% अबाउट जेई, 99% इज द एंजॉयमेंट ऑफ दिस जर्नी। जो जेई प्रिपरेशन में जो जर्नी है, they will enjoy this journey rather than feeling suffocated. And I would suggest this parents that they should not only celebrate results of the children, they should also celebrate their efforts. कई बार हम लोग efforts को celebrate नहीं करते। इनफैक्ट कई बार गलती से क्या होता है कि हमें पता है मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रयास किया था, एफर्ट लगाया था, बहुत दिन रात एक करके पढ़ा था, बट समहाउ किसी टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ड्यूरिंग दोज चैलेंजेस गलती से क्या होता है हम लोग से कि हम लोग बच्चों पे एक ब्लेम डाल देते हैं कि हो सकता है ये किताबें खोल के ऐसा ही बैठा होगा, शायद वो सीरियसली पढ़ नहीं रहा होगा। दिस माइट बी ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन। होता क्या है कि जो सीरियसली बच्चे पढ़े थे वो बहुत ही डिप्रेस्ड फील करेंगे, डिमोटिवेटेड फील करेंगे और माइट भी वो फिर अपने पेरेंट्स से सारा प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेक एंड ब्रेक सिचुएशन भी बन सकता है। ये जो फेथ और जो ट्रस्ट है अपनों के बीच, ये बना रहना चाहिए, बिकॉज इससे उनको मोरल सपोर्ट मिलेगा। सो प्लीज ऑल्सो सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज एंड स्मॉल एफर्ट्स जो कभी ना कभी आपको विक्टोरियस बनाएगा। जी बिल्कुल।
सर आप कुछ अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी बताइए जो एक सक्सेस लेके यहाँ से निकले हैं और उनका जर्नी कैसा था यहाँ पे। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल यहाँ से सक्सेसफुल होके निकले हैं जी और अभी वो ईश्वर की कृपा से, उनके ब्लेसिंग से जी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं और जी। कुछ लोग तो पढ़ाई करके निकले भी। ओके लेकिन मैं 3-4 ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर कोट करना चाहूंगा जिससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। जिसमें से एक एग्जाम्पल जो है सक्सेस स्टोरी का, वो है समृद्धि सहाय का। जी समृद्धि सहाय एट प्रेजेंट आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रही है। ओके ओके। उनका क्या था कि क्लास 10th से पहले उनका कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं था। हमसे जो उनका एसोसिएशन था पाठशाला रांची से, वो क्लास 10th के बाद से था। ओके तो 2 ईयर प्रोग्राम में वो एनरोल हुई थी जी और उसके बावजूद उन्होंने जो काइंड ऑफ हार्ड वर्क उस जी, 2 जी, साल में जो दिखाया और जो डेडिकेशन था, टीचर्स का हर बात मानना, एकदम ब्लाइंड फॉलोअर, ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो उन्होंने वैसा रिजल्ट अपने आप को दिया जी जो जनरली फाउंडेशन कोर्स प्लस 2 ईयर प्रोग्राम में जो बच्चे आते हैं वो भी कभी कभी नहीं दे पाते। जी उन्होंने अपने डेडिकेशन से दिया इन द सेम वे। जी। और ये चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, समृद्धि उस समय थी हमसे जुड़ी हुई जिस समय आपको पता होगा लॉकडाउन हुआ था। ओके। तो लॉकडाउन में छोटा बात भी समझाना और सामने वाले को छोटा सक्सेस भी अचीव करना बहुत बहुत बड़ा बात था, क्योंकि उस समय आपका लॉकडाउन में जी फेस टू फेस फिजिकल जो एक एक्सप्रेशन का जो इंटरेक्शन होता है ना, कि मतलब वो था नहीं। तो जो भी ज्यादातर इंटरेक्शन होता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, और बीच बीच में जब रिलैक्सेशन मिलता था तभी इंस्टीट्यूट खुलती थी जी। और इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद समृद्धि ने जो सक्सेस अचीव किया, जी जी, that a kind of motivation for many others. जी। And there is one more example जो मैं कोट करूंगा, उदित प्रसाद का। ओके। उदित प्रसाद एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और वो आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वो अपने कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 4 भी थे। उदित प्रसाद जो थे ऑल इंडिया रैंक 4, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जी बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि उनको बहुत सारे अपने सिबलिंग से या स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि उनको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला था। उन्होंने जो भी अचीव किया वो अपने मेहनत और हमारे सहयोग से जो बन पाया, जी, इनके कॉम्बो से अचीव किया। जी बिल्कुल। तो ये इसलिए काबिल तारीफ है क्योंकि हम उदित प्रसाद से कनेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट को जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास बहुत रिसोर्स क्रंच है, फिर भी वो एस्पिरेशंस बहुत अच्छा रखते हैं, लाइफ में अच्छा अचीव करना चाहते हैं। उनके लिए ये एग्जांपल्स जो है मोटिवेशन का काम करता है, हमारे लिए भी करता है। हमें भी ये एग्जांपल्स मोटिवेट करता है कि अगले साल भी इतना ही मेहनत करना है और कोई ना कोई एक समृद्धि सहाय या उदित प्रसाद आना ही चाहिए। बिल्कुल। एक और बच्ची थी और एक बच्चा था, दीप्तेंद्र बैनर्जी। ओके। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आप सभी को पता होगा कि जो ISI एग्जाम होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जी जी, उसमें क्या होता है कि जनरल कैटेगरी में जो टोटल सीट्स ही 50 है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बस 50 है जी। और उसमें दीप्तेंद्र बैनर्जी वन ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे। इनफैक्ट उनका रैंक 21 था, प्रोबेबली 1 or 2 digit it may be misplaced, but I think it was rank 21 and it was a proud moment for our team because to qualify such a prestigious exam which have such a limited number of seats, it was a kind of proud moment for us. तो हमारे यहाँ इंडिविजुअल एफर्ट्स भी जो हैं, जैसे ये ISI मैथ्स को लेके बहुत जाना जाता है, यहाँ पे पैकेजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहाँ दीप्तेंद्र पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए और बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन है कि पाठशाला इज नॉट ओनली अबाउट JEE and JEE preparation. Here you can also excel in other exams like ISI and other prestigious exams, which you might have dreamed about. It's your call. Then last but not the least, there is one more candidate जो कि हमारे यहाँ सिर्फ 1 year repeaters प्रोग्राम में आई थी। कहने को 1 year होता है, लेकिन जितने कम समय होते हैं वो 9 month का कोर्स होता है, रिपीटर्स बैच, जिसमें बच्चे 12th के बाद यहाँ एनरोल करते हैं और वो लमसम 1 साल का तैयारी होता है और उसमें वो फिर एग्जाम में बैठते हैं। तो निशा लक्ष्मी जो थी, क्लास 12th तक उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, वो जहाँ से भी वो तैयारी किए थे, आई डोंट नो,
लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन्होंने ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट दिखाया जी और एट प्रेजेंट वो NIT से ग्रेजुएशन कर रही हैं और उनका ऑलमोस्ट 99% परसेंटाइल जो है, परसेंट नहीं परसेंटाइल, JEE मेंस में आया था। आप समझ सकते हैं एक ऐसी बच्ची जो 2 ईयर प्रोग्राम में कहीं और से जी जी जो था, जितना डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन था उससे वो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनका भी मेहनत था और हमारा भी सपोर्ट था जी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। इसलिए मैं उनका एग्जाम्पल जरूर कोट करता हूँ, जी 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 क्योंकि ये हर उस बच्चे के लिए एक मोटिवेशन है जो बहुत लेट से प्रिपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हर बच्चे 8, 9, 10 से पढ़ना शुरू नहीं करते। तो मैं इनका एग्जाम्पल्स कोट करना चाह रहा था। जी हाँ, जी सभी में एक चीज कॉमन था, जी सभी लोग हम्बल थे, जी डाउन टू अर्थ थे जी और हाईली डिसिप्लिन्ड। अगर हमने कुछ काम दिया कि बेटा आज करना है, तो अगर वो बीमार नहीं है तो डेफिनेटली वो आज करेंगे और कल वो होमवर्क दिखाएंगे, वो सॉल्यूशन दिखाएंगे। अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो शेयर करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन जो चैनल है, ये डाउट क्लियरेंस जो है, बच्चों को कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे डाउट रेगुलरली नहीं पूछते हैं, यही डाउट किसी दिन पाइल अप होके उनके सपनों को तोड़ देता है। जी तो बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा। तो सर आज हमने काफी बातें कर ली। अब मेरे आपसे आखिरी क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये बताइए कि अब लास्ट की पॉइंट की अब बच्चों को या पेरेंट्स को क्या याद रखना चाहिए या क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए JEE के लिए सबसे ज्यादा? पेरेंट्स के लिए तो मेरा एक सजेशन रहेगा ऑलवेज जी कि अवॉइड अननेसेसरी कंपैरिजंस। जी अनावश्यक तुलना से बचना है। डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विथ अदर चिल्ड्रन। सबका अपना अपना कैलिबर है, पोटेंशियल है। जी जी तो आप अपने बच्चों को अपने स्ट्रेंथ पे खेलने दें, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। बिल्कुल। मैं इसमें एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक एग्जांपल भी कोट करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने फेमसली कहा था जी कि हमें कभी भी मछली और बंदर को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मछली का गुणवत्ता तैरने में है जी और बंदर जो है आराम से छलांग मार सकता है, जी, पेड़ जी, पे चढ़ सकता है, जो मछली नहीं कर सकती। जी तो सभी स्टूडेंट्स का अपना अपना एक टैलेंट है, जी वो अपने टैलेंट को निखारें। उस टैलेंट के दम पे भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिल्कुल। JEE क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। अननेसेसरी स्ट्रेस ना ले, कंपैरिजन से बचे। ये एडवाइस पेरेंट्स के लिए है और बच्चों के लिए भी एक रिलेटेड ही एडवाइस है कि बच्चे आप भी अपना कंपैरिजन दूसरों से ना करें, क्योंकि आप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। सही है। इनफैक्ट ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ। किस सेंस में कि मैं कल कितना इम्प्रूव था और आज क्या उसमें कुछ और एड ऑन किया। ऑलवेज ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एज कंपेयर टू यस्टरडे। मैं कल की तुलना में आज बेटर अगर हो जा रहा हूँ तो 100 दिन भी नहीं बीतेंगे और पता चला मैं परफेक्शनिस्ट हो चुका हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं बहुतों से आगे ऐसे भी हो चुका हूँ बिना किसी कंपैरिजन के। तो ये बच्चों के लिए मेरा सजेशन है। एंड एक और सजेशन रहेगा जी कि अक्सर क्या होता है कि वो एक्सप्रेस भले ना करें, कहीं ना कहीं जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो उनके अंदर ये बात आने ही लगता है कि अगर फेल हो गया तो, जी नहीं कर पाया तो। जी ये तो बहुत आता है, एज ए ह्यूमन बीइंग सब में आता है। इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, टोटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कोट करना चाहूंगा, एक फेमस स्टेटमेंट, जी शायद आपको मदद करे, बच्चों को मदद करे, कि डोंट फियर फेलियर, डोंट एवर फियर फेलियर। कभी फेलियर से डरना नहीं है, जी बिकॉज इन ग्रेट अटेम्प्ट्स इवन फेलियर इज अ ग्लोरी। या कभी कभी क्या होता है कि जब आप बड़े उच्च वर्क करना शुरू करते हो, हायर अटेम्प्ट्स लेते हो, बड़े काम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसमें जो आप एफर्ट लगाते हो, चाहे वो उसका आउटकम फेलियर हो या सक्सेस हो, वो एफर्ट ही अपने आप में ग्लोरियस होता है, वो आपको कीर्तिमान बना देता है। सो डोंट टेक दिस लाइफ टू मच सीरियसली। You have given your best. That's it. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. It was great pleasure meeting you. Thank you for your time. Sure. Thank you.